सभी को नमस्कार। आज हम प्रारंभ करेंगे 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय का तीसरा लेसन, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अब देखो, इसका अपन पहले तो लेसन का जो नाम है इसी का अर्थ समझने का प्रयास करें। समकालीन विश्व का मतलब तो हो गया आज का विश्व है, आज की दुनिया, और इसमें वर्चस्व किसका है? अमेरिका का। तो इसमें अपने को अर्थ समझना है कौन से वर्ड का? वर्चस्व का। हो सकता है आपसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाए कि वर्चस्व का अर्थ स्पष्ट करो। तो वर्चस्व को अपन अंग्रेजी में लिखेंगे हेगेमनी। मनी वो पैसे वाला मनी नहीं है, ये है MONY। इसी को रोमन लिपि में भी अपन लिख लेते हैं हेगेमनी। अब इसका मतलब समझने का प्रयास करना। देखो, पहले तो सिंपल भाषा में मतलब क्या होता है वर्चस्व का? वर्चस्व का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति यदि अपने विचार या अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता रखता है, तो उसी व्यक्ति को अपन क्या कहेंगे कि यह क्या रखता है? वर्चस्व रखता है। अब प्रभावित कर रहे हैं, जैसे हम लोग विचारों या कार्यों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, तो वर्चस्व किसका रहा? हमारा हुआ। अब ये वर्चस्व सैनिक ताकत के रूप में भी स्थापित हो सकता है, पैसों के बलबूते पर भी कोई व्यक्ति अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है, अपने रहन सहन और अपने ज्ञान के बलबूते पर भी कोई व्यक्ति अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। तो इसका अर्थ देखें अपन, तो सबसे पहले लिखना यह है यूनानी भाषा। यूनानी भाषा लिख दो, चाहे ग्रीक भाषा भी कहते हैं अपन यूनानी को। यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अपने विचारों अथवा कार्यों से दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता। ये योग्यता ही क्या कहलाती है? वर्चस्व कहलाती है। इतना मतलब तो समझ गए होंगे शायद आप। इसका अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो ये तो आपको बताना ही बताना है, थोड़ी सी डिटेल और बता देना इसमें। प्राचीन समय में यूनानी नगर राज्यों में एथेंस के प्रभाव को दर्शाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। देखो, प्राचीन काल की अपन बात करें, हम जो विषय पढ़ रहे हैं ना, आज राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, उस राजनीति विज्ञान की शुरुआत जिस देश से हुई थी उस देश का नाम क्या है? यूनान। अब आज वाला यूनान, जो वर्तमान में यूनान या ग्रीक देश जिसे अपन कहते हैं, जो अस्तित्व में है, उस समय का यूनान अलग हुआ करता था। उस समय यूनान में क्या थे कि यूनान में ही छोटे छोटे देश हुआ करते थे जिन्हें कहते थे नगर राज्य। और उन नगर राज्यों में जैसे एथेंस, स्पार्टा, ये कुछ नगर राज्य थे उस समय के। उन नगर राज्यों में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव था, वो प्रभाव था किसका? एथेंस का। तो उसका प्रभाव होने के कारण एथेंस के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था, किसका? हेगेमनी का। जो वर्तमान समय में किस देश के लिए हो रहा है? अमेरिका के लिए। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन ने वर्चस्व का अर्थ देख लिया, अब आगे चलते हैं अपन। एक वर्ड ध्यान रखोगे आप, कौन सा? नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नई विश्व व्यवस्था।
तो इसमें लिखना, अगर आपको इसके बारे में पूछे 2 नंबर का प्रश्न कि नई विश्व व्यवस्था क्या है, तो इसमें बताना इस शब्द का प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, या अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं जॉर्ज बुश, अमेरिकी राष्ट्र, इस शब्द का प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने किया तथा कहा कि, अब सुनना क्या मतलब हुआ इसका। देखो, किसी भी गली मोहल्ले या क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस की। किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की। इसी तरह जिस तरह किसी गली मोहल्ले में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ये कहा था कि अब पूरे विश्व में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? अमेरिका की रहेगी। मतलब अमेरिका पूरी दुनिया में किसकी भूमिका निभाएगा? पुलिसमैन की भूमिका निभाएगा। और इसी भूमिका को जॉर्ज बुश ने क्या नाम दिया था? नई विश्व व्यवस्था। बस ये लिखना अपने को इसमें। तथा कहा कि अब पूरी दुनिया में शांति स्थापना के लिए अमेरिका पुलिसमैन की भूमिका निभाएगा। पुलिसमैन की भूमिका निभाएगा। अब हम चर्चा करेंगे। देखो ये 2-4 तो सामान्य से वर्ड थे, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो। एक तो अपन ने वर्चस्व की बात कर ली, और पहले लास्ट के 2 लेसन में अपन ने देखा था कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व 2 गुटों में बट गया था। दोनों बराबर की ताकत थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। उस समय का जो विश्व था, उस समय में अमेरिका हालांकि ताकतवर देश था, लेकिन उसकी शक्ति का मुकाबला करने के लिए एक देश और था, कौन सा? सोवियत संघ। पहले लेसन में तो अपन ने ये देखा। फिर दूसरे लेसन में अपन ने देखा कि सोवियत संघ का तो धीरे धीरे पतन हो गया, और एक समय आया कि 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हो गया। सोवियत संघ के विभाजन के बाद अब दुनिया में एकमात्र महाशक्ति बची, वो कौन सी थी? अमेरिका। तो अब पूरी दुनिया में केवल किसका वर्चस्व स्थापित हो गया? अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। तब जॉर्ज बुश ने कहा कि अब दुनिया में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी है? अमेरिका की। और इसी को जॉर्ज बुश ने क्या नाम दे दिया? नई विश्व व्यवस्था। अब क्या क्या किया शांति स्थापना के लिए? कुछ ऑपरेशन, कुछ सैनिक अभियान अपन पढ़ेंगे अमेरिका के। जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में, फिर बात करेंगे अपन ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच के बारे में, फिर बात करेंगे अपन ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के बारे में, और फिर चौथा ऑपरेशन करेंगे अपन ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये 4 प्रमुख सैनिक अभियान अपन देखेंगे, और उन सैनिक अभियानों के माध्यम से अपने को पता चलेगा कि कैसे अमेरिका ने पूरे विश्व में अपना वर्चस्व कायम रखा या वर्चस्व स्थापित किया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अगर आपको प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में भी पूछ ले तो भी अपने को यही करना है आंसर। तो इसी के कोष्टक में अपन लिख लेते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध। अब इसकी अपन डिटेल से चर्चा करते हैं, था क्या ये मामला। तो पहले समझना, फिर अपन बोर्ड पे लिखेंगे। देखो बात है अगस्त 1990 की। अगस्त 1990 में क्या हुआ? एक देश जिसका नाम है इराक,
इराक का पड़ोसी देश कौन सा? कुवैत। अगस्त 1990 में इराक ने आक्रमण किया किस पर? कुवैत पर आक्रमण करके इराक ने कुवैत पर अपना अधिकार जमा लिया। अब इतनी सी घटना। अब थोड़ा सा समझना यूएनओ। हालांकि अपने एक लेसन आएगा पूरा आगे इसी किताब में, यूएनओ का लेसन होगा पूरा, उसमें अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन अगर अपन किसी को मानेंगे तो वो संगठन कौन सा है? यूएनओ। आज विश्व के 193 देश इस यूएनओ के सदस्य हैं। और अगर विश्व में शांति स्थापना की जिम्मेदारी अगर किसी संगठन की है तो वो कौन से संगठन की है? यूएनओ की। बस इतना सा अभी दिमाग में रख लेना। अगर विश्व में किन्हीं दो देशों के बीच युद्ध हो जाए या कोई देश दूसरे की सीमा को, बॉर्डर को थोड़ा अपने देश में मिला ले, ऐसी कोई भी घटनाएं, दो देशों के बीच कोई विवाद हो जाए तो उनका समाधान करने वाली संस्था कौन सी है? यूएनओ। अब सुनना आगे क्या हुआ। तो इराक ने कुवैत पर अधिकार किया, आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। यूएनओ ने इराक को समझाया कि भाई आप गलत कर रहे हो, कुवैत को वापस क्या कर दो? आज़ाद कर दो। इराक नहीं माना। इराक का राष्ट्रपति था उस समय सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन बहुत जिद्दी व्यक्ति था। सद्दाम हुसैन ने साफ मना कर दिया कि मैं कुवैत से अपना आक्रमण वापस नहीं लूँगा। तो यूएनओ ने क्या किया? एक सेना भेजी। ध्यान रखना, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सेना नहीं होती, लेकिन जो भी यूएनओ, क्योंकि पूरे विश्व के देश यूएनओ के सदस्य हैं तो उन देशों से ही सेनाएं मंगवाता है यूएनओ। तो यूएनओ ने एक सेना तैयार की। उस सेना में 34 देशों के कुल मिला के 6,60,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 6,60,000 सैनिकों की एक सेना तैयार की। और इस सेना में जो 75% सैनिक थे वो अकेले कौन से देश के थे? अमेरिका के थे। और इन 6,60,000 सैनिकों की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उस व्यक्ति का नाम था नॉर्मन श्वार्ज़कार्व। और ये भी कहाँ का था? अमेरिका का, क्योंकि अपने को तो वर्चस्व अमेरिका का ही तो देखना है ना। तो यूएनओ ने 34 देशों की सेना तैयार की। उसमें कुल मिला के 6,60,000 सैनिक थे। अकेले 75% सैनिक कौन से देश के थे? अमेरिका के थे। और यूएनओ की इस सेना का नेतृत्व करने वाला था नॉर्मन श्वार्ज़कार्व। ये भी कहाँ का था? अमेरिका का था। इधर यूएनओ की सेना तैयार हो गई। इधर इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने चेतावनी दी कि ये जो युद्ध है ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगा। मतलब आप युद्ध लड़के देखो। ये चेतावनी कौन दे रहा है? सद्दाम हुसैन चेतावनी दे रहा है यूएनओ की सेना को कि आप युद्ध लड़के देखो। 100 युद्ध आपने नहीं लड़े ना, उतना नुकसान मैं आपको एक युद्ध में पहुंचा दूंगा। तो वर्ड अपने को ध्यान रखना है। सद्दाम हुसैन ने क्या कहा था कि यह जंग 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। यूएनओ की सेना ने अटैक किया, लेकिन कुछ ही समय में इराक की सेना ने घुटने टेक दिए। तो यह है अमेरिकी वर्चस्व का एक उदाहरण। और यूएनओ की सेना ने जो इराक के विरुद्ध ऑपरेशन किया था उस ऑपरेशन का ही क्या नाम है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो इसको अपन लिख लेते हैं। ज़्यादा बेस्ट रहेगा अपन कुछ पॉइंटों में लिख लेते हैं। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। और उस पर मतलब कुवैत पर
अधिकार कर लिया। ये तो इराक की गलती। अब समझाएगा कौन? यूएनओ। तो अपन शॉर्ट में लिख देते हैं यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ ने इराक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मानने पर यूएनओ ने इराक के विरुद्ध 34 देशों की एक सेना तैयार की जिसमें टोटल कितने सैनिक थे? 6,60,000 सैनिक थे। इनमें लगभग 75% सैनिक कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अमेरिका के थे तथा इस सेना का नेतृत्व नॉर्मन श्वार्ज़कोर्फ ने किया। इसी पॉइंट में लिख देना यूएनओ ने इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया। ये तो इराक के लिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन ने लिख लिया कि यूएनओ ने क्या किया। अब ले आप इसका स्क्रीनशॉट। देखो पॉइंटों में याद करते हैं तो याद करने में थोड़ी सी आसानी रहती है अपने को। अब पॉइंट नंबर 3, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने चेतावनी देते हुए कहा कि क्या कहा? यह जंग 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। इसी में लिख देना लेकिन जल्द ही इराक ने घुटने, या सिंपल भाषा में लिख लो जल्द ही इराक ने, ऐसे लिख लो, घुटने टेक दिए तथा कुवैत क्या हो गया? पुनः आज़ाद हो गया। कुवैत आज़ाद हो गया। यहाँ तक अपनी बात ऑपरेशन कंप्लीट। एक थोड़ा पॉइंट और याद रख लेना भाई, इस युद्ध में क्या है कि अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था। पहली बार दुनिया ने ऐसे बम देखे थे कि अमेरिका दूर बैठा बैठा भी कैसे इराक को हरा रहा है। कंप्यूटर से चलाने वाले बम, स्मार्ट बम का मतलब कंप्यूटर से चलाने वाले बम। जैसे अपन वीडियो गेम खेलते ना
एक वीडियो गेम में एक अकेला व्यक्ति कितने सारे सैनिकों को मार देता है। वैसे बम थे अमेरिका के पास, तो अमेरिकी सैनिकों को डायरेक्ट युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो तो केवल कंप्यूटर के माध्यम से बम गिरा रहे थे। तो पहली बार दुनिया ने देखा और इस युद्ध को वीडियो गेम युद्ध या कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। लास्ट पॉइंट ये लिख देना। इस युद्ध में भाई यूएनओ की थी सेना तो, लेकिन मेन नेतृत्व सारा कार्य कर कौन रहा था? अमेरिका ही कर रहा था। इस युद्ध में अमेरिका ने कौन से बमों का प्रयोग किया? स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध या और क्या कहते हैं, वीडियो गेम युद्ध भी कहा जाता है। ये अपना कंप्लीट क्या? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, पहला ऑपरेशन कंप्लीट। अब उसके बाद में अगले ऑपरेशन की अपन चर्चा करें, जिसका नाम है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। देखो पहला जो ऑपरेशन हुआ था ना, जिसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इस समय तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे कौन? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अब ये दूसरा ऑपरेशन होगा, इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे बिल क्लिंटन। अब कौन है राष्ट्रपति? बिल क्लिंटन। हुआ क्या था, एक पॉइंट में लिखता हूं और फिर अपन थोड़ा समझते हैं। 1998 में आतंकवादी संगठन अल कायदा, ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा आपने, वो इसी संगठन, जो आतंकवादी है ओसामा बिन लादेन जो मारा गया था अमेरिका के द्वारा, वो इसी संगठन का प्रमुख था। कौन सा आतंकवादी संगठन? अल कायदा का। अल कायदा ने नैरोबी तथा दारे सलाम, ये दो जगह आपको याद रखनी है, नैरोबी तथा दारे सलाम में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी की। अब सुनना मतलब क्या हुआ, देखो प्रत्येक देश से, जैसे पहले राजा महाराजा की घटना सुनना, पहले क्या होता था, एक राजा को दूसरे राजा के पास संदेश भेजना होता था तो वो अपने दूत को भेजता था। किसको भेजता था? दूत को। फिर उस राजा को वापस अपना कोई संदेश भेजना होता था तो वो राजा अपने दूत को इस राजा के पास भेज देता था। तो पहले राजा अपने दूत रखा करते थे जो दूसरे राजा के पास वहां जाकर अपना संदेश पहुंचाते थे। आजकल वो दूत भेजने वाला सिस्टम तो रहा नहीं, तो उसी का वर्तमान मॉडर्नाइजेशन हो गया। मतलब आधुनिकता में क्या हो रहा है, वर्तमान समय में क्या हो रहा है, प्रत्येक देश दूसरे देश में अपना क्या रखता है? दूतावास। दूतावास देखो, दूत का आवास, मतलब सिस्टम वही है। जैसे भारत की बात करें, भारत का प्रत्येक देश में एक दूतावास है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, प्रत्येक देश में भारत का क्या है? दूतावास। अब भारत को अगर, जैसे भारत का दूतावास कहाँ है? अमेरिका में। अब भारत को कोई अमेरिका को संदेश भेजना है तो भारत अपने जो दूतावास, जो अमेरिका में भारत का दूतावास है, उसमें जो भारत का दूत, उसको राजदूत बोलते हैं वर्तमान समय में अपन, उस दूतावास में भारत का जो राजदूत बैठा है ना, तो भारत का प्रधानमंत्री उस राजदूत को फोन करके कहेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को आप ये संदेश दे दो। समझ गए बात? तो वैसे ही
अब ये दो जगह अपन ने जो लिखी, ये नैरोबी एक देश है केन्या, उस देश में ये शहर है नैरोबी। ये दार ए सलाम एक जगह है, ये दार ए सलाम शहर पड़ता है तंजानिया देश में। अब यहाँ अमेरिका के भी दूतावास बने हुए थे, इन अमेरिका के दूतावासों पर अलकायदा ने बमबारी की। अब अमेरिका तो चुप रहने वाला था नहीं, अमेरिका ने अलकायदा के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम ही क्या था, ऑपरेशन इन्फानाइट रिच। और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, बिल क्लिंटन। तो दूसरे पॉइंट में अपन लिखेंगे अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाकर, देखो अलकायदा के ज़्यादातर ठिकाने थे, एक तो सूडान में और दूसरे कौन से देश में थे, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में स्थित अलकायदा के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। और ये अमेरिका का ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। लो आप इसका स्क्रीनशॉट। अब अमेरिका के तीसरे ऑपरेशन की अपन चर्चा करते हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, इसका मतलब समझना, कुछ अपन बोर्ड पे लिख लेते हैं फिर मतलब समझते हैं। घटना है कब की, 11 सितंबर 2001 की। 11 सितंबर 2001 को कुछ आतंकवादियों ने अमेरिकी विमानों का अपहरण कर लिया। ठीक से लिख लो ना, 4 विमान थे, कुछ आतंकवादी संगठनों ने, यहां लिख लेना कितने अमेरिकी विमान, 4 अमेरिकी विमानों का अपहरण कर लिया। अब सुनना हुआ क्या, एक तो अमेरिका में बहुत ऊंची मीनार थी, अमेरिका के एक शहर जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में स्थित इस मीनार का नाम था क्या, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। एक तो ये दिमाग में रखना है। एक अमेरिका की मीनार बिल्डिंग जिसका नाम है पेंटागन, और यहाँ पेंटागन जो मीनार थी, इसमें अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसका मुख्यालय स्थित है कहाँ पे, पेंटागन में। और एक बिल्डिंग अपन बात करें जिसका नाम है कांग्रेस भवन। पहले मैं कुछ बता देता हूँ, कितने विमानों का अपहरण किया आतंकवादियों ने, 4 अमेरिकी विमानों का अपहरण कर लिया। 2 विमान तो टकराए किससे, न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से, इसको ध्वस्त कर दिया 2 विमानों ने। तो एक विमान टकराए किससे, पेंटागन से, यहाँ अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय था। और बच गया एक विमान, 2 इससे टकरा गए, एक इससे टकराया, और एक विमान टकराना था किससे, अमेरिका के कांग्रेस भवन से, लेकिन वो विमान टकराने से पहले ही एक खेत में गिर गया और नष्ट हो गया। वर्तमान में जैसे भारत की अपन बात करें, भारत की जो संसद भवन है ना,
भारत में जैसे विधायिका को संसद कहते हैं, वैसे ही अमेरिका में विधायिका को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। और हमारे जो संसद भवन में सांसद बैठते हैं तो उसे अपन संसद भवन कहते हैं, और वहां के सांसद जहां बैठते हैं उस भवन को क्या कहते हैं, कांग्रेस भवन कहते हैं। तो ये घटना हुई अपहरण कर लिया इनमें से 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए। एक विमान पेंटागन से टकराया। पेंटागन से टकराया जहां अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। और एक विमान कांग्रेस भवन से टकराना था, लेकिन उससे पहले ही एक खेत में गिरकर नष्ट हो गया। इसी में आगे थोड़ी सी डिटेल और लिखना। इस घटना को मतलब 9/11 कहा जाता है, जिसमें लगभग कितने लोग मारे गए, 3000 लोग मारे गए। अब स्क्रीनशॉट बाद में लेना, पहले समझना। देखो घटना हुई थी कब, 11 सितंबर की घटना है। कब की घटना है, 11 सितंबर 2001 की घटना है। हम लोग तो लिखते हैं दिनांक, मतलब तारीख तो क्या थी 11, महीना कौन सा था 9वां, और फिर लिखते हैं 2001। पहले तारीख लिखते हैं फिर महीना लिखते हैं। अमेरिका और जो यूरोपीय देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो क्या करते हैं, जब भी तारीख लिखते हैं पहले तो लिखते हैं महीना पहले लिख दिया, और जो दिनांक है वो लिखते हैं बाद में, ऐसे लिखते हैं वो लोग। तो भारत तो कहेगा 11/9 की घटना, और अमेरिका में इसे कहते हैं 9/11, मतलब 9/11 की घटना। तो ये अपन ने यहाँ लिखा है कि भाई अमेरिका में इस घटना को क्या कहा जाता है, 9/11। तो यहाँ देखना, इस घटना को 9/11 कहा जाता है, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए। अब लो इसका स्क्रीनशॉट। पॉइंट नंबर 2। अब बताओ, अमेरिका रुकने वाला थोड़ी था, तो इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश। अब यहाँ कंफ्यूजन मत होना कि पहले भी जॉर्ज बुश था और वापस जॉर्ज बुश है। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। जॉर्ज बुश ने एक वर्ड काम में लिया जाता है, कौन सा, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध।
आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध की घोषणा की तथा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत अल कायदा को तहस नहस कर दिया। उसके बाद में अल कायदा की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं आतंकवादी गतिविधि कर दे, वो तहस नहस कर दिया। तथा क्योंकि भाई ये अल कायदा जो संगठन था मेन किस देश में शरण लेता था? अफगानिस्तान में शरण लेता था। और अफगानिस्तान में उस समय शासन था तालिबानियों का, और तालिबानी जो हैं एक तरह से वो आतंकवादियों को संरक्षण देते थे, इसलिए तालिबान के शासन की क्या कर दी? वहां समाप्ति कर दी। तथा अफगानिस्तान में तालिबान शासन की समाप्ति कर दी। चलो थोड़ी सी डिटेल अपनी किताब में है नहीं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुनना। ये जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, पेंटागन मुख्यालय पर ये जो हमला हुआ, ये कब की घटना है? सितंबर 2001 की घटना है। जस्ट अगले महीने अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अल कायदा के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया और अफगानिस्तान में तालिबान शासन की समाप्ति कर दी। अब उस समय अफगानिस्तान में भाई अब शासन करे तो कौन करे? तो अमेरिका ने परमानेंट अफगानिस्तान में अपनी सेना रख दी। और उस समय मतलब कब रखी थी अमेरिका ने वहाँ सेना? अक्टूबर 2001 में। वहाँ चुनाव करवाए, वहाँ लोकतंत्र की स्थापना की और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ने वहाँ क्या किया? शासन किया। अक्टूबर 2001 से अमेरिका की सेना वहाँ अफगानिस्तान में थी और जस्ट पिछले साल अगस्त 2021 में अमेरिका की सेना वहाँ से लौटी है। कहाँ से? अफगानिस्तान से। और जैसे अमेरिका की सेना वापस अमेरिका का अपने देश में लौटी, वापस अफगानिस्तान में किसका शासन स्थापित हो गया? तालिबान का शासन स्थापित हो गया। तो आज जब अपन 2022 में बात कर रहे हैं, उस समय अफगानिस्तान में किनका शासन है? वापस से तालिबानियों का शासन है। एक मैंने आपको कहा था कि भाई जो ऑपरेशन जो पहला आज की क्लास में अपन ने देखा था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, या फिर उसे नाम दिया था अपन ने प्रथम खाड़ी युद्ध। उस समय राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे और अब भी राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज बुश। लेकिन वो पिता थे और ये बेटे हैं। उन्हें कहते हैं जॉर्ज बुश सीनियर, इन्हें कहते हैं जॉर्ज बुश जूनियर। तो अगर आप लिखना चाहो तो जॉर्ज बुश कोष्टक में लिख लेना जूनियर। तो 4 प्रमुख ऑपरेशन अपने सिलेबस में दे रखे हैं। 3 ऑपरेशन की चर्चा अपनी हो चुकी है। चौथा और लास्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और उसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।